से। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो हम पढ़ने वाले आज ओम थानवी जी के द्वारा लिखा गया एक अच्छा सा लेख है, अतीत में दबे पाँव। अतीत यानी क्या होता है, हमारा भूतकाल, और भूतकाल में दबे पाँव। दबे पाँव का मतलब है कि अतीत के अंदर भूतकाल की जब बात करें हम, तो हमारी सभ्यता का जो विकास है, संस्कृति का जो विकास है, खास करके हिंदू सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो हिंदू है उसका उद्भव हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो ये 5000 वर्ष पूर्व की बात है, जब ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो सभ्यता का विकास हुआ था या सभ्यता की खुदाई में मिले थे, उस समय की बात है। तो ये सारी चीज़ें उस समय बताया जा रहा है कि खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ था, किस तरह की सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा किस तरह से 2 बड़े शहर थे, और बड़े शहरों में जनसंख्या का आकार कितना था, कितने क्षेत्रफल में था, क्या वहाँ पर सामंती शासन था या राज्य शासन था या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, बिल्कुल, चलिए। अतीत में दबे पाँव, तो ये है ओम थानवी जी, देख लीजिए। पुरातत्ववेत्ता कहेंगे इनको, क्या कहेंगे, पुरातत्ववेत्ता, है ना। ये है पुरातत्ववेत्ता, यानी कि पुरातत्व विभाग की जानकारी या पुरातत्व के पुरानी चीज़ों की जानकारी रखने में जो इंटरेस्ट रखते हैं ना, उन्हें कहते हैं। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। केवल भारत के ही नहीं है, ऐसे कहा जाता है। जैसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं, चीन की सभ्यता की बात करते हैं, या जो भी कोई भी सभ्यता है, विश्व की इतनी बड़ी बड़ी जो सभ्यता है, नील नदी घाटी जो सभ्यता है या जो भी है, ठीक है, इन सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, उस विकास और इस पीरियड की जब जांच करते हैं तो सबसे पुराना जो पीरियड है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन शहरों का ही माना जाता है। कि अब तक विश्व की जितनी भी सभ्यताएं प्राप्त हुई है, उन सभ्यताओं में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी यानी कि प्राचीन सभ्यता साबित हो गई है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व 2 शहर है। और भी शहर होंगे, खुदाई नहीं की है, शायद हम लोग वहाँ बस गए होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा। ठीक है, एक फिल्म आई थी मोहनजोदारो, है ना, उसमें भी हमने देखा कि जो बांध है वो जब टूट जाता है तो पूरा शहर है जो जलमग्न हो जाता है, उस वजह से शायद हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, हमें नहीं पता उस समय क्या हुआ होगा जब ये इतने जमीन के अंदर धंस चुके हैं और इन पूरा का पूरा शहर जो है तबाह हो चुका है, और अब उसके अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। उन अवशेषों से हम जान रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह का जीवन यापन करते थे। खुदाई में शहर और भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्रकाल का, तांबे का विकास हो चुका था, तांबा जो धातु है वो उस समय आ चुकी थी, वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई है। मतलब शहर तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ताम्रयुगीन जो बात करते हैं, जिसे ताम्र युग भी कहा जाता है, कि ताम्र सभ्यता यानी कि तांबे का जो विकास है या ताम्रकाल जो कहा जाता है, समय कहा जाता है, उसके 2 बड़े शहर जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही माने जाते हैं। ठीक है, बड़ी तादाद का मतलब होता है बड़ी संख्या में। सोचा था मैंने कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन समय की कमी के कारण शायद ये आज पूरा ना हो पाएगा, तो मैं कल इसको पूरा करूँगी। ठीक है, कल ज़रूर पूरा करूँगी मैं इसको। बड़ी तादाद में यानी कि बड़ी संख्या में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे। चाक क्या होता है बच्चों, आपको पता है? जो कुम्हार होता है एक चाक के ऊपर बर्तन बनाता है, चाहे वो दीपक बनाता है मिट्टी के, चाहे वो मटके बनाता है, चाहे वो गमले बनाता है, जितनी भी सारी चीज़ें सुराही वगैरह जो भी बनाता है वो चाक को घुमा कर फिर करता है। तो ऐसे ही चाक पर बनाए जाने के बाद में उसने क्या करा भाई, चित्रित भांड भी बनाए हैं, यानी कि बर्तन भी बनाए हैं। चित्र यानी कि चित्र करके उस पर चित्रकारी भी की है। मोहरे, साजो सामान, खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव है। सभ्यता का अध्ययन कैसे संभव हुआ कि उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए हैं। अब ये क्या हुआ कि भाई, रेल लाइन बिछी, अंग्रेजी शासनकाल में बिछी थी, और उस समय बहुत सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन नहीं पता था किसी को, जो खुदाई कर रहे थे रेल लाइन के कारण, रेल लाइन को बिछाने के लिए जो लोग खुदाई कर रहे थे, उनको खुदाई में जो भी चीज़ें मिली उसको सबने नेगलेक्ट किया, मतलब ध्यान नहीं दिया। ये तो क्या है, जब पूरा शहर का शहर निकलने लगा, जब समझ में आया कि यहाँ पर क्या हुआ था। बाकी स्टार्टिंग में बहुत सारे काम हुए थे, बहुत सारी खुदाई हुई थी, उससे पहले भी हुए थे, लेकिन लोग सोचते थे निकला होगा कोई दबगा
गया होगा, कुछ भी इतना जो मतलब जोर देकर नहीं सोचा गया था कि हमारे पूर्वजों का शहर है ये, हमारे पूर्वजों का ये आबाद शहर था जिसको हम आज पूरी तरह से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहनजोदाड़ो के बाद बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी सभ्यता का केंद्र रहा होगा। घाटी सभ्यता किसे बोलते हैं कि नदियां जहां से अपने बहाव क्षेत्र में आती है और बहती बहती एक बड़ा मैदान सा बना देती है, और उस मैदान में आपको भी अच्छे से पता है बच्चों कि जब पानी की सुविधा होती है वहीं पर सभ्यता का विकास होता है, और हम भी उधर ही उस तरफ ही रुझान करेंगे जहाँ पानी होगा। आपको पता है डेजर्ट इलाका जो होता है, रेगिस्तानी इलाका जो है, हम बात करते हैं सीधे सीधे राजस्थान के जैसलमेर शहर की। जैसलमेर शहर वैसे तो देखा जाए तो जैसलमेर जो जिला है पूरा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो पूरा का पूरा जो जिला है वो मतलब सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कम है। क्यों? क्योंकि पानी की आपूर्ति नहीं थी, और चूंकि पानी की आपूर्ति नहीं थी तो वहाँ पर लोग बसे नहीं, क्योंकि जीवन जीने के लिए, संसाधनों का उपभोग करने के लिए या सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जल अति आवश्यक माना जाता है, और जहाँ जल की कमी होती है वहाँ पर आप मान सकते हो कि जो लोग रहेंगे, और जहाँ पानी की अधिकता है यानी कि आप समुद्री इलाके में देख लीजिए या नदियाँ जहाँ पर है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पानी होता है वहाँ पर उद्योग धंधे भी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सभ्यता का केंद्र रहा होगा कौन सा? मोहनजोदाड़ो, यानी एक तरह की राजधानी मतलब कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, बहुत बड़ा शहर था, तो हो सकता है कि ये किसी शहर की या किसी राज्य की राजधानी भी रहा हो, इसलिए राजधानी को वापस से मतलब राजधानी को नाम दिया गया और राजधानी को इतना विकास किया गया। हम बात करते हैं ना, जैसे हमारे देश की राजधानी क्या है भाई? नई दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो है, नई दिल्ली है, उसका विकास कितना अच्छा किया हुआ है। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो उसकी राजधानी जयपुर, तो जयपुर जो है वो बहुत बड़ा शहर है और उसमें काफ़ी कुछ विकास होता है। तो जो कैपिटल होती है, राजधानी होती है, उसको सशक्त, ताकतवर, सुंदर, हर तरह से आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है। तो हो सकता है मोहनजोदड़ो उस समय जो सभ्यता थी पूरी या पूरा जो राज्य शासन था उस शासन की राजधानी रही हो, और राजधानी के फलस्वरूप इसमें सबसे ज्यादा विकास किया होगा, ऐसा सोचा जा रहा है। शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। अब ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि मोहनजोदड़ो शहर कितने क्षेत्रफल में फैला था? 200 हेक्टेयर क्षेत्र में। आबादी कोई 85,000 होगी, 85 का मतलब 85। जाहिर है 5,000 साल पहले आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा, मतलब 5,000 साल पहले का जो शहर है वो आज के महानगर की विशेषताओं दोनों की तुलना की जाए ना तो भी वही शहर प्रथम आएगा, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कृत्रिम रूप से इनको बनाया गया था। कच्ची और पक्के दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। अगर मतलब क्या होता था कि कच्ची पक्की जो है ईंटों के द्वारा कुछ कच्ची ईंटें भी थी, कुछ पक्की ईंटें भी थी, तो उन सबको ऊंचा उठाया जाता था। ऊंचा उठाने के कारण जब ऐसा लगता, उसका एकमात्र कारण ये था कि अगर सिंधु घाटी का बहाव क्षेत्र, सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र ज़्यादा हो जाता बारिश के दिनों में तो जन सामान्य को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इसलिए ऊंचे टीलों का निर्माण भी कराया जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। मतलब कि उसको खुदाई के बाद में उस शहर को पूरा इतना ऊंचा लेकर आ चुके हैं, मतलब पूरा सा उस शहर को मतलब दर्शकों के लिए या लोगों के लिए भी मतलब पूरा साफ सुथरा कर दिया गया है, खोद खोद के उसकी गलियों को, चौबारों को, चबूतरों को, है ना, वहाँ की पूरी जो सड़कें हैं उनको सबको निकाल कर मतलब सबको निकाल दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोहनजोदड़ो शहर पूरी तरह से साफ दिखाई देता है। वो कितना बड़ा शहर होगा ये अंदाजा लगाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि 200 हेक्टेयर के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल माना जाता है। तो 200 हेक्टेयर तक का शहर तो मिल चुका है। ठीक है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हूँ, मतलब कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो सामान मिले थे, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली थी, धातु की मूर्तियाँ मिली थी या मृद भांड मिले थे या जो भी था, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो उन चीज़ों को सबको अजायब घर यानी कि म्यूजियम में रखा गया है, क्योंकि हमारी सभ्यता के चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। शहर जहाँ था
अब भी वही है। शहर को तो उठा के कहीं नहीं लेके जा सकता, पर शहर जो है वो थोड़ा सा मिट्टी में दब गया था। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, वह एक खंडर क्यों न हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। मतलब आप उसकी किसी भी दीवार के हम घर पर भी बैठते हैं तो दीवार का सहारा लेकर बैठते हैं, सुस्ता जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आराम से महसूस करते हैं। वैसा ही आराम आपको मोहनजोदड़ो की दीवारों में मिलेगा। अगर आप वहाँ रसोई घर की खिड़की के वहाँ जाते हो या मतलब रसोई घर में जाते हो तो उसकी खिड़की से आप किसी भी प्रकार के खाना बनाने के व्यंजन की सुगंध को महसूस कर सकते हो। या आपको अनुभव करना होगा। हम प्रैक्टिकल होकर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़े से भावुक होकर जाएंगे, थोड़ी सी फीलिंग से लेकर जाएंगे, अनुभूतियों को मन में संजो कर जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता है, ये कहाँ पर रसोई थी इसकी, कहाँ पर दरवाज़ा है, कहाँ पर क्या है। तो अगर उसकी देहरी के ऊपर पाँव रखोगे तो सहसा आपको लगेगा कि कुछ ऐसी चीज है जो हमारी सभ्यता का संकेत दे रही है। ठीक है। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों से मिट्टी के रंग में देखा। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं और वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हो। अब क्या है कि बच्चों टूटी फूटी सीढ़ियाँ भी मिली हैं, मतलब 2 मंजिले 3 मंजिले मकान वहाँ पर ऐसा सोचा जा रहा है कि हो सकते हैं कि ऐसे बने होंगे, 2 मंजिले 3 मंजिले मकान भी वहाँ पर बने होंगे। लेकिन वो जो टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं वो कोई रास्ता नहीं दिखा रही है, पता नहीं है कि वो किस मुकाम तक पहुँचने वाली थी। बस हम उन पर चढ़कर ये देख सकते हैं कि हम दुनिया की छत पर है, हम जहाँ से दुनिया को झांक रहे हैं कि दुनिया आज जिस विकसित रूप में है उस विकास के जो बीज है वो मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंतर्गत हमें दिखाई दे जाते हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर खड़ा बौद्ध स्तूप। सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या खड़ा है भाई? बौद्ध स्तूप है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको मैं सर्किल बना लूंगी, कुछ चीजें छूट जाती है तो आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। बाकी चीजें हैं जो मैं खुद बताऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ छोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद भी एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना हुआ है। मतलब मोहनजोदड़ो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, वो टूट फूट चुका है, लेकिन ये जो बौद्ध स्तूप है ना, आज भी एक बड़े चबूतरे के ऊपर, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, वो खड़ा है। अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी खड़ा है, लेकिन वो खड़ा है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले, 25 फीट ऊंचा था यह, 26 सदी पहले, 26 सदियां, 2600 वर्ष पहले की बात है, 2500 साल हो गए पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया है। आज भी वो ईंटें टूटी फूटी कैसे भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आपको दिखाई देगी। तो हजारों वर्ष पहले जो स्तूप बनाया गया था, जिसके ऊपर टीला बनाया गया था, उस टीले के ऊपर बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया था। वो बौद्ध स्तूप आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्थापित है, वहीं पर है। और उन ईंटों को देखिए कि इतने हजारों वर्ष पहले का मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि खड़ाई तो है, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, इतने साल तक तो बहुत सारी चीजें रहती है। तो बच्चों क्या प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई? क्या पूरा जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो पूरी तरह से दब चुका था, रेत के टीलों में बच चुका था, एक जमीन बन चुका था, क्या उस समय ये स्तूप खड़ा है आज भी? तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य की बात ही है ना। आगे देखिए, चबूतरों पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। अब चबूतरा जो बना हुआ है उसके ऊपर भिक्षुओं के कमरे, यानी कि जो भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था उस समय, ये माना जा सकता है। तो बौद्ध भिक्षुओं के कमरे भी थे। 1922 में जब राखलदास बनर्जी पुरातत्व विभाग से संपर्क रखते थे, बनर्जी यहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ, यानी कि मालूम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं, यानी कि ईसा पूर्व के निशान है, यानी कि ईसवी सदी के पहले के यहाँ पर निशान मौजूद हैं। हम बात करते हैं ईसा मसीह के जन्म की। ईसा मसीह के जन्म से ही एक साल जो था, पहले साल का पहला दिन स्टार्ट हुआ है। तो ईसा मसीह के जन्मदिन को बात करते तो अभी 2025 चल रहा है, तो ईसा मसीह के जन्म को 2025 वर्ष हो चुके। ठीक है, 2025 वर्ष हो चुके, 2025, हाँ 2025 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है,
और बात करते हैं यहाँ हम 740 के आसपास जो है वो मुस्लिम धर्म के संस्थापक के रूप में आए थे। तो 7वीं शताब्दी जो है या 8वीं शताब्दी जो मुस्लिम संप्रदाय की, लेकिन हम जो जिस शहर की बात कर रहे हैं, जिस स्थान की बात कर रहे हैं, वो ईसा से भी पहले की बात है। ईसा से भी 2500 साल पहले की बात है। तो आप सोचिए ईसा से 2500 साल पहले क्या हुआ होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। बहुत बड़े स्तर पर अब खुदाई शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में ये शुरू हो चुका था। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों की सिंधु घाटी सभ्यता की दहली तक ले गई। बच्चों ये जो है ना, ये अंडरलाइन कीजिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे भाई? जॉन मार्शल, जिनके निर्देशन में व्यापक स्तर पर खुदाई शुरू हुई थी। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की दहली पर ले आई। दहली का मतलब होता है द्वार पर, ठीक है, उसके दरवाजे पर ले आई। और इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, जो इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया, और दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। अब भाई सबसे पहले तो हम मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के बराबर भी नहीं थे, लेकिन इस खुदाई के साथ में ही भारत जो है इराक के सभ्यता के बराबर खड़ा हो गया। अब जब और ज़्यादा खुदाई होती गई तो क्या हुआ बच्चों? खुदाई होने के बाद में पता चला कि हम मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन जो भी सभ्यता थी, उन सभी सभ्यताओं से अग्रणी हैं, पहले के हैं, ज़्यादा प्राचीन है। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पर्यटक बंगला क्या होता है? जहाँ पर घूमने फिरने वाले लोग आते हैं, उस बंगले से एक सर्पिल पगडंडी, सर्पिल का मतलब सांप के आकार की ऐसे 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 पगडंडी थी जाने वाली, उससे होकर हम पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। कौन से स्तूप पर? बौद्ध स्तूप जो खड़ा था उस पर। पहले ही झलक ने हमें अपलक कर दिया। अपलक मतलब एकटक उसको निहारने लग गए, उसकी आश्चर्यचकिता को। बच्चों हम तो क्या प्रैक्टिकल है थोड़े, हमको पता नहीं है। जो जिस विषय से संबंधित होता है उसके लिए अगर कोई अच्छी बात पता चल जाती है तो वो आश्चर्यजनक घटना हो जाती है। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। क्या कहा गया? नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप। यह शासन सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला, न धरती पर कितनी सभ्यता, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है और इसे देखकर सुना जा सकता है। भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हो, कई चीज़ें देखो, चाहे हमने पढ़ा हो या तस्वीरें देखी हो या वृत्त चित्र देखे हो या मृदभांड देखे हो या टूटे फूटे बर्तन देखे हो या मूर्तियाँ देखी हो, खंडित मूर्तियाँ देखी हो, सब भी देखना अपनी आँख से देखना है। बाकी सब आँख का झपकना है, जैसे यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बड़ी कड़ी थी। जाड़े का मतलब सर्दी का मौसम था, लेकिन दोपहर को धूप बहुत तेज थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। जिस स्थान पर वे खुदाई कर रहे थे, राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल के साथ में गए थे। पुरातत्व विभाग के जो सर्वेक्षण अध्यक्ष थे, निर्देशन के में काम हुआ था जिनके निर्देशन में, उनके साथ जब गए थे तो ओम थानवी जो गए थे तो उनको ऐसा लगा, ओम थानवी अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, तो श्री ओम थानवी जी कह रहे हैं कि जैसे सारा आलम फीका सा था और उस फीके रंग में रंगने की कोशिश कर रहा था। फीका क्यों था? क्योंकि सब जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ था, सब कुछ टूटा फूटा सा पड़ा हुआ था, इसलिए फीका सा लग रहा था। अगर सब कुछ बना हुआ सा रहता तो रंगीन सा लगता, नहीं। रेत के टीले और ये जो इलाका था, ये जो स्थान था, ये जो भाग था, जो क्षेत्र था, इलाका यानी जो क्षेत्र था, वो पूरा का पूरा राजस्थान से मिलता जुलता सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थानी भाग में हम आ गए हैं। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल, ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी, मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। जुदा मतलब थोड़ा सा अलग है, ठीक है। राजस्थान में जैसे धूप तो बहुत तेज धूप और सर्दी तो बहुत तेज सर्दी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हरापन नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा जो है वो राजस्थानी भाग जैसा लग रहा था, लेकिन पूरा नहीं था। राजस्थान थोड़ा सा अलग हो जाता है और बाकी जहाँ पर राखलदास बनर्जी गए थे वो भाग थोड़ा सा अलग था। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधी आती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं,
तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हो, ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट सा प्रतीत होगा। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ी। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जहन में ऐसे ठहरते हैं, जहन यानी कि हमारे दिमाग में, जहन का मतलब क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारी बुद्धि में वो जो दृश्य थे सारे के सारे इतने स्थापित हो गए, स्थायी हो गए, क्योंकि बार बार हमने वो चीज़ें देखी। एक बार देखने से हम ओझल हो रहे थे, वो चीज़ें हमारे सामने से ओझल हो रही थी, हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन बार बार हमने देखी तो वे सारी चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में फिट हो गई थी। मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी जरूरत न पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है और इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। स्तूप वाला जो चबूतरा था, और वो चबूतरा काफ़ी ऊंचा था, उसको पुरातत्व वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था बच्चों? गढ़ नाम दिया था। याद कर लीजिएगा और इसे आप अंडरलाइन भी कीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते हैं, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे हुए होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया है? क्या भाई ये जो रास्ता था कि राज सत्ता जो है, वो शासन सत्ता जो है जहाँ रह रही है वहाँ पर सामान्य जन लोग नहीं रहेंगे, तो ये वाली बात भी क्या मोहनजोदड़ो ने नहीं समझाई थी? तो मोहनजोदड़ो तो बहुत बाद में खुलकर आया है, उससे पहले ही हमारी सभ्यता जो इसी तरह का व्यवहार करती थी। तो हमारी जो सभ्यता है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता से काफ़ी समकालीन लगती है, काफ़ी समान लगती है। ये देखिए बच्चों, ये वही क्षेत्र है, ऊंचे ऊंचे टीले, देख लीजिए कितनी ईंटें बसी हुई है, कितनी बिछी हुई सी लग रही है ना? कुछ स्थान ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। सभी अहम का मतलब क्या होता है? जरूरी। सभी जरूरी और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला, कोठार है। कोठार का मतलब क्या होता है? गोडाउन होता है, जहाँ पर संग्रहालय, मतलब बहुत सारे गोदाम टाइप जो है उसे बोलते हैं कोठार, ठीक है, जिसे संग्रहालय भी कह सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हम ये बात करते हैं कि हमारे पुरातत्व वैज्ञानिक जो थे उनको कैसे पता चला कि भाई ये जो दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर है चबूतरे के पीछे, यानी कि प्रशासनिक इमारतें थी या सभा भवन था या ज्ञानशाला थी या कोठार थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उस ऑब्जर्वेशन से उनको पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, कुछ तो काल्पनिक तौर पर, और कुछ जो सामान मिले हैं उन सामानों से कुछ अंदाजा लगाया और कुछ पढ़ा उन्होंने, जो भी जिस भी लिपि में लिखा हुआ था उसको कोशिश की गई, उससे पता लगाया कि किस क्षेत्र में क्या होगा, किस क्षेत्र में क्या होगा हमारी वर्तमान की स्थिति में, या हमारे जो भी हमारे जो राजा महाराजा या हमारे जो पूर्वज थे उन पूर्वजों के द्वारा जो राज्य शासन में जिस तरह का व्यवहार था, उस राज्य शासन की रूपरेखा, वहाँ के जो महल थे उन महलों की रूपरेखा और मोहनजोदड़ो की रूपरेखा को दोनों को मिलाकर देखा गया कि क्या होता होगा। तो इसी तरह के जो चिन्ह हैं मोहनजोदड़ो में भी प्राप्त हुए थे। वह अनुष्ठानिक महाकुंड, एक बहुत बड़ा महाकुंड था जहाँ पर अनुष्ठान किया जाता था, यज्ञ हवन आदि वहाँ पर किए जाते थे, अनुष्ठान संपादित किया जाता है भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। और एक जो आध्यात्मिक, यानी कि हम बोल रहे हैं अनुष्ठान जो है, अनुष्ठानिक महाकुंड, जहाँ पर अनुष्ठान किया जाता था, यज्ञ हवन आदि किया जाता था, आहुतियाँ दी जाती थी, वो महाकुंड भी प्राप्त हुआ है। और वो महाकुंड एकमात्र ऐसा संसाधन है, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन करने के लिए एकमात्र उपाय के रूप में जिसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसको समझकर हम बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में भी हिंदू धर्म था। सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाले व्यक्तियों का धर्म क्या था भाई? हिंदू धर्म था। जहाँ पर एक शहर जो है पूरी तरह से तबाह हो गया था, और हो सकता है कुछ शहर जो है अभी भी थे जो अनवरत चलते रहे फिर बाद में। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामदा चीज़ों के जोर से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। तो ये जो महाकुंड था यही अपने इतिहास के कुछ करीब था। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है नगर नियोजन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल किसे कहा जाता है? नगर नियोजन को।
नगर नियोजन यानी कि नालियाँ कैसे होगी, सड़कें कैसे होगी, कॉलोनी कैसे बनी होगी, घर बने होंगे तो घरों में पानी की निकासी कैसे होगी, जो स्नान घर था वो कहाँ होगा, रसोई कहाँ होगी, देवी देवताओं का स्थान कहाँ होगा, पूजा घर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो थे वो निश्चित थी, हर घर में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही थी। इसका मतलब नगर नियोजन व्यवस्था जो थी वो काफ़ी उत्कृष्ट शैली में थी। और आज भी हम, पता है इसमें भी आएगा आपके चैप्टर में, मैंने पढ़ा ये चैप्टर, चंडीगढ़ की नगरों में जब आप घूमोगे ना तो मोहनजोदड़ो की भीनी भीनी खुशबू या भीने भीने दृश्य आपको दिखाई देंगे जो आपने पढ़े हैं। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी हो मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफ़ी है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी है या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन जो को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। मतलब कुछ फैला फैला सा, तितर बितर हुआ सा नजर आ रहा है, हमें सब कुछ पता नहीं चलता है। ब्रासिलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर है। जो कौन सी शैली के? ग्रिड शैली के। एक तो ब्रासिलिया, एक चंडीगढ़ और एक इस्लामाबाद। तो चंडीगढ़ तो आ गया है भारत में, ठीक है, इस्लामाबाद आ गया है पाकिस्तान में। अब चूंकि आपको भी पता है अच्छी तरह से कि पाकिस्तान जो है भारत का ही हिस्सा था, ठीक है, और पार्टीशन के बाद ही अलग हुआ है। तो पाकिस्तान, अब जो हम बात कर रहे हैं ना, कालीबंगा, हड़प्पा, ये सारे जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में जा चुके हैं, ठीक है, वहीं पर मिला था। तो पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों को दोनों को मिला लेंगे तो पता चल जाएगा ये कहाँ की सभ्यता थी, ठीक है। ग्रिड शैली में ही इनके शहर बने हुए हैं। कौन सी शैली में? ग्रिड शैली में, याद रखिएगा। जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, प्रतिमान का मतलब होता है इनके समान, ठीक है, उदाहरण, नियोजन के उदाहरण ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट, शहर के, बसावट का मतलब जो लोग बसे हुए थे वो शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जा सकती है। मतलब अब बात करते हैं कि वहाँ पर जिस तरह से नगर नियोजन है, जिस तरह से लोग बस रखे हैं, जिस तरह से घर बने हुए हैं, जिस तरह से नगर नियोजन कर रखा है, उस तरह से पता चलता है कि कहाँ तक ही अपने आप बसे हुए हैं या फिर सभ्यता का अनुसरण करके बसे हैं, उनका अनुसरण करके बसे हैं या स्वयं ही बस गए थे। अब ये एक बहुत बड़ी शंका है, बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में आता है। देखिए बच्चों, इस तरह से बड़े बड़े कुंड मिले हुए हैं, वहाँ पर ईंटें बिछी हुई है, उसको थोड़ा सा सही भी किया गया है, बहुत साफ सुथरा तरीके से, बहुत अच्छी तरह से। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी ये पता लगाना है। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती थी, ठीक है। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ था और उसके ठीक सामने उच्च वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग की बस्ती थी। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। 5 किलोमीटर दूर, कितना? 5 किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत दूरी होती है। तो 5 किलोमीटर दूर उस गढ़ के पीछे सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र माना जाता है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है, कि जो स्तूप के सामने जो बस्ती थी वो उच्च वर्ग की थी और उसके बाद में निचले स्तर पर जो बस्तियां थी वो कामगार यानी कि जो मजदूर वर्ग था उनकी बस्ती मानी जाती है। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की, संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था क्या? अब कह रहे हैं कि भाई संपन्न समाज जो था, क्योंकि हमारे देश में या हिंदू धर्म की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वर्ग विभाजन तो अति प्राचीन है। ऋग्वेदों में भी या वेदों में भी वर्ग विभाजन किया गया है। कुलीन वर्ग है या उसके बाद वाला क्षत्रिय वर्ग, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ठीक है। तो समाज में ये पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन समाज में निम्न वर्ग नहीं था, क्योंकि निम्न वर्ग के कुछ अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं कि वे कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे। ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है।
निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे। अब यह अनुमान लगाया कि कुलीन वर्गों के घर महल जैसे बने हुए थे, तो हो सकता है कि जब त्रासदी आई है या किसी प्रकार का कोई जलमग्न हुआ है या भूकंप आया है, जो भी हुआ है, और उसमें ये जो शहर है पूरी तरह से मिट्टी में दब गया था और ध्वस्त हो गए थे, तो उसमें जो कुलीन वर्गों के घर थे वो काफ़ी मजबूती से बने हुए थे, हो सकता है इसलिए वो ध्वस्त हो गया हो, ये भी सोचा जा रहा है। और जो मजदूर निम्न वर्ग के लोग हैं उनके इतने मजबूती से नहीं बने हुए होंगे, या फिर कोई घास फूस से बने होंगे या लकड़ियों से बने होंगे, हो सकता है इसलिए उनके घर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जिनके निशान नहीं प्राप्त हुए हैं। कि 5000 साल टिक सके, उनकी बस्तियां और भी दूर रही होगी। यह भी कि 100 सालों में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की ही खुदाई हो पाई है। 100 सालों में सिर्फ 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है, 1/3। अब वह बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम बंद क्यों हो गई, तो क्यों बंद हो गई कि गिल्ली मिट्टी आई, और गीली मिट्टी के कारण वहाँ पर दलदली एरिया जो है वो हो गया है, इसलिए वहाँ पर खुदाई अब बंद हो चुकी है। अगर और खुदाई करे तो पता नहीं क्या क्या कौन सा इतिहास हमारे सामने फिर प्रस्तुत होगा। इसके आगे महाकुंड है, पता नहीं सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता होगा, कि सामूहिक स्नान भी होता होगा और किसी अनुष्ठान, किसी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए होता होगा, इसलिए वहाँ पर सामूहिक स्नान के लिए कुंड भी मिला है। और बहुत बड़ा कुंड है जो अच्छे से प्लास्टर किया हुआ है, अच्छे से ईंटों से जमाया हुआ है, जिसमें बहुत सारा पानी आ सकता हो। कुंड करीब 40 फुट ऊंचा और 25 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। ठीक है, वो जो हमने पहले कुंड दिखा था ना बच्चों, कौन सा देखा था, ये देखिए, तो ये जो उत्तर है और ये दक्षिण है, दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही है, तो इससे पता चल रहा है कि सामूहिक स्नान के लिए कुंड बनाया गया होगा। ठीक है, इन आधारों पर पता लगाया है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं और उत्तर में 2, 5, 5 में 8 स्नानाघर है। जैसे इसको फिर हम वापस से देख लेते हैं। अब ये छोटे छोटे जो है बने हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई साधुओं के कक्ष बने हुए, कमरे, तो छत तो चली गई है लेकिन जो दीवारें हैं वो बनी हुई सी प्रतीत हो रही, तो ऐसा लग रहा है साधुओं के नहाने का स्थान होगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। अब कैसे नहीं खुला है, जैसे अभी पूछेंगे कुछ बच्चे, अब कैसे नहीं खुला है, जैसे यहाँ पर खुला, एक का द्वार यहाँ खुला, एक का द्वार वहाँ खुला, तो किसी का भी जो दरवाजा है एक दूसरे स्नानाघर के सामने नहीं खुल रहा था, तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखा गया है वहां पर। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। पक्की ईंटों का जमाव यानी कि बहुत अच्छी तरह से पक्की ईंटों को जमाया गया है, उसको अच्छे से रखा गया है। कुंड का पानी रीस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया हुआ है। चूने और चिरोड़ी जो होते हैं बच्चों, पानी को इधर उधर नहीं आने देते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, पार्श्व का मतलब क्या होता है, पीछे की जो दीवारें हैं, दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला अकेला कुआं। दोहरे घेरे का मतलब होता है जैसे एक तो ये घेरा है, फिर उसके ऊपर पत्थरों से थोड़ा सा कुछ बनाया गया है, एक घेरा ये हो गया है, एक घेरा ये हो गया है, तो मतलब उसको अच्छे से पक्का करने के लिए, फिर और अच्छे से पक्का करने के लिए, मतलब कुआं बहुत बड़ा खोदा जाता है लेकिन उसको मजबूती देने के लिए और मिट्टी ढह न जाए उसके लिए, उसको पक्का करने के लिए उसके ऊपर पत्थर, अंदर जो है पत्थरों का आकार देकर उसको गोल राउंड शेप में बनाया जाता था। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना जाता है कि इससे पता चलता है कि कुंड का पानी जो है वो कैसा होता था, पवित्र होता था। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं और इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। जो नालियां वो कैसी है, ईंटों से ही बनी हुई है, यहाँ पर भी ईंटें हैं और ऊपर जो ढकाव है मतलब नालियों को बंद भी किया गया है। ये नगर नियोजन व्यवस्था है जो सिंधु घाटी सभ्यता की खास विशेषता थी और इस विशेषता का अनुसरण बच्चों आज भी किया जा रहा है। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें, पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें जो तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी जाती है और ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान
और इतिहासकार जोर देकर करते हैं कि पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त सबसे इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता है। चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, कोई भी नदी घाटी सभ्यता थी, उनमें कहीं पर भी नाली के यानी कि पानी के निकासी का या नाली के बंदोबस्त का या नगर नियोजन का की जो विशेषता है या ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त है वो कहीं पर भी, खास करके पानी निकासी का, पानी को कैसे बाहर निकालना है, पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में कहीं नहीं देखा गया। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा यानी कि चारों तरफ चक्कर लगाए, गढ़ की परिक्रमा की और कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में, कर क्या होता है? टैक्स। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता होगा। अब पहले मुद्रा विनिमय कम होता था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय के आधार पर जो टैक्स दिया जाता था वो भी वस्तु ही दिया जाता था। चाहे आपकी फसल है तो फसल का कुछ भाग टैक्स के रूप में दे दीजिए। तो जो फसल आती थी और जो भी अनाज आता था उन सबको एक भंडार गृह में यानी कि कोठार में उसको संचित किया जाता था। तो शायद वो होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं कि बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था, उसके भी साक्ष्य सबूत मिले हैं। ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा और इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया जाता है। मतलब जिस तरह का कोठार हमको मोहनजोदड़ो में मिला है उस तरह का वो कोठार जो है वो हड़प्पा में मिला है। तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में व्यापार होता था। ठीक है, अब ये जग जाहिर का मतलब विश्व प्रसिद्ध है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी और बरसों यह माना जाता रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। सिंधु घाटी के लोग अन्न उगाते नहीं थे, उसको लाते थे, उसका आयात करते थे, क्योंकि कृषि के कोई ऐसे सबूत नहीं प्राप्त हुए हैं। आयात करते थे, मंगवाते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल कर दिया। ये तो पहली बात थी। अब जब नई खोज करी तो इसका अस्तित्व नहीं है कि वो आयात नहीं करते थे, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेती और पशुपालक सभ्यता थी। कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर आधारित सभ्यता थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में नहीं था, तांबे की खानें राजस्थान में थी और इनके उपकरण खेती बाड़ी के प्रयोग किए जाते हैं। अब बच्चों, राजस्थान में जो झुंझुनू है और झुंझुनू में जो खेतड़ी है, वहाँ पर तांबे की बहुत बड़ी खान है। उससे पता चलता है कि राजस्थान में भी तांबे का प्रयोग होता था। लोहा कम था तो तांबे और पत्थर का ही प्रयोग होता था। पत्थर भी वहाँ पर कम बताए गए थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे और कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज के पुख्ता सबूत दिखाई पड़ते हैं। रबी का मतलब होता है जो सर्दी की फसल होते हैं ना, हम सीधा सर्दी की फसल मान लेते हैं। अक्टूबर में बोई जाती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में काट दी जाती है। ठीक है, रबी की फसल, जिसमें आपको कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज के पुख्ता और अच्छे सबूत प्राप्त होते हैं। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। तर यानी कि गीला, जहाँ पर पानी की आपूर्ति थी। पानी की आपूर्ति के कारण ही, पानी की अधिकता के कारण ही खेती का विकास हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, और लेकिन धीरे धीरे वो सूखे में ढल गया। अब जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई है, वहाँ एक तरह से सूखा माना जाता है कि ये सूखा क्षेत्र हो गया है, क्योंकि हो सकता है नदी विलुप्त हो गई हो, यहाँ के लोग छोड़कर चले गए हो, पूरा जो शहर है वो खाली कर दिया हो, ऐसा भी प्रतीत होता है। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे, अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक माना जाता है, सूती कपड़ा। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है। जॉर्डन जो ईरान के पास है, ठीक है, इराक के पास है, ठीक है, वहाँ मिला है। 3000 वर्ष पुराना, और ये 5000 वर्ष पुराना सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो में मिला है। इसका मतलब कपास का विकास, कपास की खेती होती थी, कपास से ही तो सूत निकलता है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई, बुनाई के साथ साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को प्राप्त हुआ है। पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक है ये माधव स्वरूप वत्स। छालटी लीनन और ऊन कहते हैं।
या सुमेर से आयात होते थे, शायद सूत उनको निर्यात होता था। ठीक है, आगे देखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे अब हम। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ, प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेख में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिला है। अब सभ्यताओं का विकास होने लगा है, वहाँ पर पता चला कि जो मेलुहा नाम था वो मोहनजोदड़ो के लिए हुआ होगा। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी इमारत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बीचों बीच बड़ा खुला दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ, कभी दालान होता है बहुत बड़ा बरामदा टाइप होता है, बरामदे हैं, और इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज या कॉलेज ऑफ प्रिट्स माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, भग्न का मतलब होता है टूटी फूटी। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन का कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। ठीक है, गढ़ की 4 दीवारी लांघ कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। क्या बोलते हैं? नीचा नगर। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है और कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले, और बस्ती के कुएं लगता है कि जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल गए हो, ऐसे वो प्रतीत होते हैं। पूरब की बस्तियां रईसों की बस्ती है, और हालांकि आज के रईसों की बस्ती कौन सी है भाई? पूरब की बस्तियां। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती है, और मोहनजोदड़ो इसका उल्टा था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। ठीक है, हाँ, जहाँ बड़े घर होते थे वहाँ पर चौड़ी सड़कें होती थी, जहाँ चौड़ी सड़कें होती थी वहाँ ज़्यादा कुएं होते थे। इसका मतलब वे समर्थ थे। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, हम आज इतना ही कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा हो रहा है। तो आज का जो लेक्चर है वो इतना ही हो पाएगा। कल मैं इस लेक्चर को पूरा ख़त्म कर दूंगी टाइम की कमी के कारण, वरना मैंने ये सोचा था कि चैप्टर ख़त्म कर देंगे आज, कल क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो कल मैं क्वेश्चन आंसर और चैप्टर दोनों ही समाप्त कर दूंगी। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी, आज्ञा दीजिए मुझे, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।